न्यूयॉर्क शहर, उसके बीचों बीच एक 7 मंजिला हवेली। और सोचिए, दरवाजे पर दर्जनों नकली आंखें आपको घूर रही हैं। आप अंदर जाते हैं, हॉलवे में छत से एक दुल्हन का पुतला लटका हुआ है और स्टडी में एक असली भरा हुआ बाग। ये कोई हॉरर फिल्म का सेट नहीं था, ये जेफरी एप्स्टीन का घर था। और इस अजीबोगरीब घर में दुनिया के कुछ सबसे ताकतवर लोग आते जाते थे। आप बस नाम लीजिए और शायद वो वहां थे। बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप, एलन मस्क, बिल गेट्स। दीवारों पर तो पोप जॉन पॉल द्वितीय से लेकर सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान तक के साथ एप्स्टीन की तस्वीरें थीं। लेकिन इस घर का सबसे बड़ा और सबसे भयानक राज वो दीवारों में छिपा हुआ था। हर बेडरूम में कैमरा थे, ठीक बिस्तर के ऊपर। और ये सब एक ऐसे आदमी के घर में हो रहा था जो कानूनी तौर पर नाबालिगों के यौन शोषण का दोषी पाया जा चुका था और जो लड़कियों और महिलाओं की तस्करी का एक बहुत बड़ा नेटवर्क चलाता था। अब तक तो ये अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा स्कैंडल माना जा रहा था, लेकिन 30 जनवरी 2026 को जो हुआ, उसने इस पूरी कहानी का रुख ही बदल दिया। उस दिन अमेरिकी न्याय विभाग ने एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट के तहत 30 लाख से ज्यादा पन्नों के दस्तावेज पब्लिक कर दिए। इनमें राष्ट्रपतियों, राजकुमारों, अरबपतियों सबके नाम थे। लेकिन इस बार जो खुलासा हुआ, उसने हजारों मील दूर भारत में भी एक तरह की हलचल मचा दी। इन फाइलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और उद्योगपति अनिल अंबानी का जिक्र मिला। तो आज हम इन्हीं फाइलों की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ नामों की एक लिस्ट नहीं है ना? हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये नेटवर्क काम कैसे करता था, कैसे एक आदमी ब्लैकमेल और सीक्रेट्स के दम पर दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों को अपनी उंगलियों पर नचा रहा था। तो चलिए इस कहानी को बिल्कुल शुरू से समझते हैं। पहला सवाल तो जहन में यही आता है, एक कॉलेज ड्रॉप आउट जो बच्चों को मैथ्स पढ़ाता था, वो मैनहट्टन के सबसे महंगे और बड़े प्राइवेट घर का मालिक कैसे बन गया? ये तो किसी फिल्म की कहानी लगती है। इसका जवाब एक नाम में छिपा है, लेस्ली वेक्सनर। वेक्सनर मतलब एल ब्रांड्स के अरबपति मालिक। विक्टोरिया सीक्रेट जैसी कंपनियां उन्हीं की हैं। किसी वजह से जो आज तक समझ नहीं आई, वेक्सनर ने एप्स्टीन पर आंख बंद करके भरोसा किया। उन्होंने न सिर्फ एप्स्टीन को अपना अकेला वित्तीय सलाहकार बनाया, बल्कि उसे अपना पावर ऑफ अटॉर्नी भी दे दिया। ये तो अविश्वसनीय है। मतलब वेक्सनर ने एप्स्टीन को अपनी पूरी दौलत, अपने सारे वित्तीय फैसले लेने का कानूनी अधिकार सौंप दिया था। ऐसा तो कोई अपने परिवार का सदस्यों को भी शादी दे। बिल्कुल। और सिर्फ इतना ही नहीं, वेक्सनर ने मैनहट्टन की वो आलीशान हवेली, जिसकी कीमत करोड़ों डॉलर थी, एप्स्टीन को लगभग मुफ्त में दे दी। रिकॉर्ड्स के मुताबिक आधिकारिक ट्रांसफर कीमत $0 थी। जीरो? हाँ, 0। बाद में जब ये घोटाला सामने आया तो वेक्सनर ने दावा किया कि एप्स्टीन ने उनके करोड़ों डॉलर चुराए, लेकिन उन्होंने कभी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की। और ये चुप्पी ही अपने आप में बहुत कुछ कहती है ना? बिल्कुल। ठीक है, तो पैसा वेक्सनर से आया, ये समझ आता है। लेकिन सिर्फ पैसे से कोई इतना शक्तिशाली नहीं बनता कि व्हाइट हाउस और बकिंगम पैलेस में उसके दोस्त हों। एप्स्टीन की असली करेंसी कुछ और थी, राज और ब्लैकमेल। सही कहा। यहीं से इस कहानी का सबसे स्याह पहलू सामने आता है। एक पीड़िता हैं, मारिया फार्मर। उन्होंने अपनी गवाही में बताया कि एप्स्टीन के घर में एक मीडिया रूम था। उस कमरे में दीवारों पर कई मॉनिटर्स लगे थे, जिन पर घर के हर बेडरूम और हर बाथरूम की लाइव वीडियो फीड चलती थी, 24 घंटे। और जब FBI ने छापा मारा तो उन्हें छिपे हुए कैमरे और बहुत सारी CDs मिली, जिन पर हाथ से लेबल लगे हुए थे, यांग, किसी नाबालिग लड़की का नाम, प्लस किसी मेहमान का नाम। ये तो रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। तो क्या हम ये कह रहे हैं कि एप्स्टीन का असली बिजनेस पैसा मैनेज करना था ही नहीं, बल्कि शक्तिशाली लोगों को उन लड़कियों के साथ आपत्तिजनक हालत में रिकॉर्ड करना और फिर उन्हें ब्लैकमेल करना था? सारे सबूत, सारी गवाहियां इसी तरफ इशारा करती हैं। ये एक हनी ट्रैप ऑपरेशन था जो बहुत ही बड़े पैमाने पर चल रहा था। और शायद यही वजह है कि जब 30 जनवरी 2026 को नई फाइलें सामने आई तो कई बड़े नाम जो सालों से इनकार करते आ रहे थे, वो बुरी तरह फंस गए। जैसे कि गूगल के को-फाउंडर सर्गेई ब्रिन,
उन्हें एप्स्टीन के प्राइवेट द्वीप पर देखा गया था। लेकिन सबसे कमाल की विडंबना तो एलन मस्क के मामले में है। जून 2025 में मस्क ने ट्वीट किया था कि डोनाल्ड ट्रंप का नाम एप्स्टीन फाइल्स में है और इसीलिए उन्हें कभी पब्लिक नहीं किया जाएगा। मतलब वो खुद ट्रंप पर उंगली उठा रहे थे। और ठीक उसी समय उनके खुद के ईमेल इन फाइलों में दबे हुए थे। 2012 और 13 के बीच मस्क और एप्स्टीन के बीच 16 ईमेल का आदान प्रदान हुआ था। एक ईमेल में मस्क पूछते हैं, आपके द्वीप पर सबसे वाइल्ड पार्टी किस दिन या रात होगी। एक और ईमेल में वो लिखते हैं कि वो पागलपन की हद तक काम कर रहे हैं और अब पार्टी सीन में उतरना चाहते हैं। ये अविश्वसनीय है। ये उस अहंकार को दिखाता है कि नियम शायद दूसरों के लिए हैं, उनके लिए नहीं। वो सार्वजनिक तौर पर कुछ और कह रहे थे और निजी तौर पर एक सजायाफ्ता अपराधी के द्वीप पर पार्टी करने की योजना बना रहे थे। ये उस सर्कल का कल्चर दिखाता है। उनके लिए एप्स्टीन एक नेटवर्कर था, एक ऐसा आदमी जो किसी से भी मिलवा सकता था। उसकी जो क्रिमिनल हिस्ट्री थी वो एक असुविधाजनक सच्चाई थी जिसे नजरअंदाज किया जा सकता था, जब तक कि उससे मिलने वाला फायदा बड़ा हो। और ये नेटवर्क सिर्फ टेक की दुनिया तक ही सीमित नहीं था। इन फाइलों में तो ब्रिटिश शाही परिवार को भी हिलाकर रख दिया। प्रिंस एंड्रयू। हाँ, प्रिंस एंड्रयू का नाम इसमें बार बार आता है। वर्जीनिया गिफ्रे नाम की एक पीड़िता ने उन पर आरोप लगाया था कि जब वो सिर्फ 17 साल की थीं, तब प्रिंस एंड्रयू ने उनसे 3 बार जबरदस्ती की थी। और प्रिंस एंड्रयू ने आरोपों से इनकार तो किया, लेकिन बाद में वर्जीनिया को 12 मिलियन पाउंड देकर अदालत के बाहर मामला निपटाया। हाँ, लेकिन इस कांड की वजह से अक्टूबर 2025 में किंग चार्ल्स ने उनसे उनकी हिज रॉयल हाइनेस की उपाधि भी छीन ली। और इस कहानी का सबसे दुखद पहलू शायद ये है कि आरोप लगाने वाली वर्जीनिया, उन्होंने अप्रैल 2025 में आत्महत्या कर ली थी। हाँ, ये हमें याद दिलाता है कि इन स्कैंडल्स के पीछे असली इंसान हैं। उनकी जिंदगियां बर्बाद हो गईं। जो लोग सच बोलने के लिए सामने आए, उन्हें न्याय मिलने के बजाय अक्सर और ज्यादा पीड़ा झेलनी पड़ी। इस लिस्ट में एक और नाम है बिल गेट्स का, जो और भी हैरान करता है। उन्होंने 2011 के बाद भी एप्स्टीन से कई बार मुलाकात की, जबकि 2008 से ही यह पब्लिक नॉलेज था कि एप्स्टीन एक सजायाफ्ता यौन अपराधी है। कोई बिल गेट्स जैसा व्यक्ति इतना बड़ा जोखिम क्यों लेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। और 2026 की फाइलों में एप्स्टीन द्वारा लिखे गए कुछ ड्राफ्ट ईमेल मिले हैं जो उसने गेट्स को भेजने की योजना बनाई थी। इन ईमेल में बिल गेट्स के एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के अपुष्ट आरोप थे। हालांकि गेट्स के प्रतिनिधियों ने इसे पूरी तरह से झूठा बताया है, लेकिन ये उस थ्योरी को बल देता है कि एप्स्टीन अपने मेहमानों के राज इकट्ठा करता था, शायद भविष्य में इस्तेमाल करने के लिए। तो अभी तक हमने अमेरिका के उद्योगपतियों और ब्रिटिश राज घराने की बात की, लेकिन इन फाइलों का सबसे हैरान करने वाला पहलू यह है कि इस मकड़जाल के तार हजारों मील दूर भारत तक फैले हुए थे। और यहाँ डिटेल्स बहुत ही चौंकाने वाले हैं। बिल्कुल, इन फाइलों में कई शक्तिशाली भारतीयों के नाम हैं, लेकिन सबसे ज्यादा विस्तृत जानकारी उद्योगपति अनिल अंबानी के बारे में है। फरवरी 2017 से जून 2019 के बीच अंबानी और एप्स्टीन के बीच कई टेक्स्ट मैसेज और ईमेल हुए थे। एक मैसेज में, जो 2 मार्च 2017 को भेजा गया था, अंबानी एप्स्टीन को लिखते हैं, भारत के संबंधों और रक्षा सहयोग के लिए व्हाइट हाउस से निपटने में आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। एक भारतीय उद्योगपति एक अमेरिकी अपराधी से व्हाइट हाउस के लिए गाइडेंस मांग रहा है। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो और भी ज्यादा गंभीर है। 16 मार्च 2017 को अंबानी ने लिखा, नेतृत्व चाहता है कि आप मुझे जैरेड और बैनन से जल्द मिलवाने में मदद करें। एक मिनट, मैं इसे ठीक से समझना चाहता हूं। यहाँ जैरेड से मतलब जैरेड कुशनर, जो उस वक्त के राष्ट्रपति ट्रंप के दामाद और वरिष्ठ सलाहकार थे, और बैनन यानी स्टीव बैनन, जिन्हें ट्रंप की जीत का मास्टरमाइंड माना जाता था। ये कोई छोटे मोटे नाम नहीं थे। सही कहा, अंबानी सीधे व्हाइट हाउस के पावर सेंटर तक पहुंचना चाहते थे। और ये जो नेतृत्व शब्द का इस्तेमाल हुआ है, ये इशारा करता है कि शायद ये सिर्फ उनकी निजी कोशिश नहीं थी, शायद वो भारत सरकार के अधिकारियों की तरफ से बात कर रहे थे। और क्या ये मुलाकात हुई? हाँ, हुई। और इसका समय देखिए, 23 मई 2019, जिस दिन भारत में लोकसभा चुनाव के नतीजे आ रहे थे और नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक जीत हुई थी। ठीक उसी रात 8:21 पर अनिल अंबानी एप्स्टीन के मैनहट्टन वाले घर पहुंचे। ये टाइमिंग तो अविश्वसनीय है।
भारत में नई सरकार बन रही है और एक बड़ा भारतीय उद्योगपति न्यूयॉर्क में एक सजाया फाफ्ता अपराधी से मिल रहा है। और उसी रात एप्स्टीन ने स्टीव डैनन को मैसेज किया। बहुत दिलचस्प मोदी मीटिंग हुई। बाद की बातचीत में एप्स्टीन ने बैनन को बताया कि उनके आदमी यानी अंबानी ने कहा कि वॉशिंगटन में कोई उनसे बात नहीं करता, हालांकि उनका मुख्य दुश्मन चीन और क्षेत्र में उसका प्रॉक्सी पाकिस्तान है। और फिर अगली सुबह का मैसेज तो और भी ज्यादा खुलासा करता है ना? हाँ, अगली सुबह एप्स्टीन ने अंबानी को मैसेज किया, मुझे लगता है कि श्री मोदी स्टीव बैनन से मिलकर खुश होंगे। आप सभी की चीन की समस्या एक जैसी है। और फिर उसी शाम एप्स्टीन ने बैनन को एक छोटा सा मैसेज भेजा, मोदी ऑन बोर्ड। तो चलिए इसे साफ साफ समझते हैं। क्या इन दस्तावेजों से ये पता चल रहा है कि एक भारतीय उद्योगपति एक सजाया फेत यौन अपराधी के जरिए अमेरिकी राष्ट्रपति के सबसे करीबी लोगों से लॉबिंग कर रहा था और ये दावा कर रहा था कि ये भारतीय नेतृत्व की ओर से है? ये सुनने में या विश्वसनीय लगता है? इन फाइलों में दिए गए संदेशों को पढ़कर तो यही निष्कर्ष निकलता है। ये दिखाता है कि एप्स्टीन को एक ऐसे बिचौलिए के रूप में देखा जा रहा था जो वो दरवाजे खोल सकता था जो आधिकारिक चैनलों से शायद बंद थे। इन फाइलों में एक और बड़ा भारतीय नाम है हरदीप सिंह पुरी, जो मोदी सरकार में मंत्री हैं। हाँ, पुरी और एप्स्टीन के बीच कई ईमेल और 3 मुलाकातों का जिक्र है। हालांकि पुरी का कहना है कि ये मुलाकातें तब हुईं जब वे न्यूयॉर्क में एक थिंक टैंक इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट में काम करते थे, मतलब उनके मंत्री बनने से बहुत पहले। लेकिन उनका तर्क है कि ये मंत्री बनने से पहले की बात है, तो क्या इसे इतना तूल देना सही है? ये एक जायज सवाल हो सकता है। ये जायज सवाल है, लेकिन यहाँ हमें पैटर्न देखना जरूरी है। एप्स्टीन का तरीका ही यही था। वो भविष्य के शक्तिशाली लोगों से संबंध बनाता था। एक वरिष्ठ भारतीय राजनयिक जिसके भविष्य में मंत्री बनने की संभावना हो, वो उसके लिए एक बहुत कीमती संपर्क था, है ना? तो मुद्दा ये नहीं है कि पुरी तब मंत्री थे या नहीं। मुद्दा ये है कि एक अनुभवी राजनयिक एक सजाया फाख्ता और बदनाम अपराधी के साथ नियमित रूप से क्यों मिल रहा था। ये उनके विवेक पर सवाल उठाता है। और जहां तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सवाल है, फाइलों में उनका नाम कैसे आता है? यहाँ ये साफ करना बहुत जरूरी है कि प्रधानमंत्री मोदी और एप्स्टीन के बीच किसी भी तरह की सीधी बातचीत का कोई रिकॉर्ड नहीं है। उनका नाम दूसरी बातचीत में तीसरे व्यक्ति के तौर पर आता है। जैसे 6 जुलाई 2017 के एक ईमेल में एप्स्टीन कतर के एक प्रभावशाली व्यक्ति को लिखता है, भारतीय प्रधानमंत्री मोदी में सलाह ली और अमेरिकी राष्ट्रपति के फायदे के लिए इजराइल में डांस किया और गाना गाया। ये काम कर गया। इस दावे पर जाहिर है बहुत विवाद हुआ। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इसे एक सजाया फाख्ता अपराधी की बकवास कहकर खारिज कर दिया। लेकिन यहाँ एक विरोधाभास है ना। अगर एप्स्टीन सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने वाला एक धोखेबाज था, तो अनिल अंबानी जैसे उद्योगपति चुनाव नतीजों वाली रात को उससे मिलने क्यों गए थे? बिल्कुल, यही इस मामले का सबसे बड़ा सवाल है। आप एक ही समय में ये नहीं कह सकते कि वो एक धोखेबाज था और साथ ही उसके जरिए व्हाइट हाउस में पहुंचने की कोशिश भी कर रहे थे। ये दिखाता है कि सच चाहे जो भी हो, शक्तिशाली सर्कलों में ये धारणा थी कि एप्स्टीन की पहुंच बहुत ऊपर तक है। वो अपनी ब्रांड वैल्यू इसी तरह बनाता था। तो आखिर में ये सब हमें क्या बताता है? ये किसी एक व्यक्ति के अपराधों की कहानी से कहीं ज्यादा बड़ी लगती है। ये उस सिस्टम की कहानी है जो शक्तिशाली लोगों को बचाता है और उनके राज को दफन कर देता है। देखिए ना, इस पूरे मामले में सजा किसको हुई? सिर्फ एक व्यक्ति, एप्स्टीन की सहयोगी घिस्लीन मैक्सवेल को। एप्स्टीन की खुद की मौत जेल में हो गई, जिसे आधिकारिक तौर पर आत्महत्या बताया गया। लेकिन कई लोग मानते हैं कि नेटवर्क में शामिल राष्ट्रपतियों, राजकुमारों और प्रधानमंत्रियों को बचाने के लिए उसकी हत्या कर दी गई थी। तो ये कहानी एक ऐसे सिस्टम की है जो खुद को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। जो राज बाहर आ गए हैं वही इतने विस्फोटक हैं। और सोचने वाली बात यह है कि अभी तक अमेरिकी न्याय विभाग ने लगभग 35 लाख पन्ने ही जारी किए हैं, जबकि उन्होंने खुद माना है कि इस मामले से जुड़े कुल 60 लाख दस्तावेज हैं। इसका मतलब है कि लगभग 40% दस्तावेज यानी करीब 2.5 लाख पन्ने अभी भी जनता की नजरों से दूर हैं, कहीं फाइलों में बंद हैं। तो सवाल ये उठता है कि उन बाकी फाइलों में और किसके नाम और कौन से राज छिपे हो सकते हैं।